आज का वीडियो जो है वो अब तक की जितनी वीडियो मैंने बनाई हैं उन सभी वीडियोस का विश्लेषण है। आज मैं आपको पूरी व्याख्या व्याख्या के साथ में बताऊंगा कि आप जिस मुकदमों को लड़ रहे हैं उन मुकदमों में जीत आपकी ही होगी। 101% मैं कहता हूँ जीत आप ही की होगी। सिर्फ और सिर्फ आपको उस लड़ाई को लड़ना है। एक मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि महाभारत के समय युद्ध हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हो रहा था उस संवाद के अनुसार जो अर्जुन थे वो तीर चलाते समय अब वो अफसोस कर रहे थे, मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना मन में शंका जैसी कि भाई मैं चलाऊं इन पर ना चलाऊं, ये मेरे अपने हैं। इस तरह की चीज़ें जो है सामने जब आ रही थी कि मेरे ये अपने हैं, मैं इनके ऊपर किस तरीके से बाण चला सकता हूं, तो यही प्रश्न श्री कृष्ण जी से पूछा। तो श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया कि तुम्हारा कर्म है, जब कुरुक्षेत्र में जब खड़े हुए हैं तो कुरुक्षेत्र में खड़े होने का मतलब क्या है कि आपके सामने युद्ध है। अब आपको युद्ध चुनना है, मरो या फिर मार दो, मर जाओ या फिर खुद मार दो दूसरे को, यही आपके सामने दो ऑप्शन है। तो वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के आप भगवान हैं तो आप ही ये काम कर दो, आपके द्वारा तो कोई अच्छा रहेगा। तो वो कहते हैं कि मेरे द्वारा तो ये सब कुछ मरे हुए हैं, सब लोग मरे हुए हैं मेरे द्वारा, सिर्फ और सिर्फ कर्म तुम्हें करना है, बाकी मेरे द्वारा ये सभी लोग मरे हुए हैं। तो उसी प्रकार से आपके सामने भी युद्ध है। जो महिला, जो पुरुष या फिर जो कोई भी व्यक्ति आपके सामने है, अगर रणभूमि में यानी कुरुक्षेत्र यानी कि कोर्ट में अगर आ गए हैं वो, तो फिर आपको लड़ना ही है। आपके सामने दो ही ऑप्शन है, लड़ो या फिर मरो, बस एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है आपके सामने। जहां पर ये चीजें सब जब आ जाते कि सामने एक ही रास्ता है, लड़ना ही है या फिर मरना है, तो फिर लड़ना ही आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अब लड़ाई का जो फल है मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में पूरा विश्लेषण है आपके लिए कि जीत आप ही की होनी है। ये मैं गारंटी कहता हूँ, 101% कह रहा हूँ, जीत आप ही की होगी। सिर्फ और सिर्फ आपको लड़ना है। मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो, जितने भी आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मुकदमे कर दिए या फिर आप पति हैं आपने भी कोई मुकदमा कर दिया है, तो आप एक ही चीज हारोगे और वो है रिश्ता। जो आपके दोनों के बीच में जो पारस्परिक संबंध हैं, जो आपके बीच दोनों के बीच में पारस्परिक एक रिश्ता है, वो रिश्ते को आप हार जाओगे। ये लड़ाई आपको सिर्फ और सिर्फ खोखला करेगी, अंदर से खोखला कर देगी। आपको मानसिक रूप से आपको यातनाएं मिलेंगी। जब ये लड़ाई शुरू होगी तो लड़ाई के दौरान जो आपको अपमान मिलेगा, जो आपका पैसा जाएगा, जो आपका समय जाएगा, वो ही आपकी बर्बादी है बस। बाकी अंततः जिस समय पर आपको ये समझ में आ जाएगा, या आपकी पत्नी को जो जबरदस्ती बिना बात के बिना बेफिजूल में लड़ रही है, वो स्त्री एक दिन समझ जाएगी कि इस लड़ाई का उद्देश्य यही है कि हम दोनों का जीवन बर्बाद करना। ये दो मोमबत्ती हैं, दो मोमबत्ती एक साथ जल रही हैं और धीरे 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 उनकी उम्र जो है कम होती चली जा रही है। और उम्र का जैसे ही तकादा एक समय आएगा तो वो आप स्वतः ही उस लड़ाई को त्याग दोगे और वो लड़ाई पत्नी भी आपकी लड़ाई त्याग देगी। या तो फैसला हो जाएगा कहीं ना कहीं रास्ते में आपका उस लड़ाई को लड़ते लड़ते, या लड़ाई को लड़ते लड़ते फैसला नहीं होगा तो अंततः स्वयं ही आप अपने आप ही उस लड़ाई से मुंह मोड़ लोगे, कहोगे छोड़ो अब इस लड़ाई में कुछ नहीं रखा हुआ है। और जिस दिन आपकी पत्नी आप उस लड़ाई को लड़ना छोड़ देगी या फिर आप लड़ाई को लड़ना छोड़ दोगे, ये लड़ाई स्वतः ही खत्म हो जाएगी। कहते हैं ना, एक आग होती है, जब आग जलती है तो दोनों लोग उसमें घी डालने का काम करते हैं, और जैसे घी डालते रहेंगे वो आग जलती रहेगी, लगातार जलती रहेगी। लेकिन जिस समय पर दोनों में तरफ से कोई एक व्यक्ति घी डालना बंद कर देगा, ये आग स्वतः ही बुझ जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार से आपके जीवन की लड़ाई है। ये लड़ाई जो है, जो पति पत्नी का जो आज के टाइम में विवाद चल रहा है, ये एक कॉमन चीज हो गई है, बहुत ज्यादा तेजी से मतलब फैल रहा है ये। और इसके वजह कहीं ना कहीं यही है कि पति पत्नी से दबना नहीं चाहता है और पत्नी पति से दबना नहीं चाहती है, बस एक यही है। इसी को बोलते हैं ईगो सिस्टम। जो पति के अंदर है तो कहीं ना कहीं पत्नी के अंदर है। जहां पर एक व्यक्ति कम और एक व्यक्ति ज्यादा नहीं होगा तब तक ये रिश्ते चलेंगे ही नहीं। और जहां पर रिश्ता समझना जिस व्यक्ति को आ गया, समझदारी इसके अंदर आ गई, वो कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को बचा लेगा। और अधिकतर यही होता है आजकल टाइम में कि देखो, पूर्वजों से अगर आप बात करेंगे पुराने समय से, तो कहीं ना कहीं पत्नी अब तक पति की बात सुनते आई है। पत्नी, ये नियम है, वेदों में ग्रंथों में लिखा हुआ है कि पत्नी पति के अधीन रहनी चाहिए, ये नियम बना गया है। लेकिन अब कानून की वजह से वो सब कुछ उल्टा हो रहा है। कानून का प्रेशर बनाकर पति पर हुक्म चलाया जाता है, पति को अपने नीचे अधीन बनाया जाता है, अपने दबा कर रखा जाता है। इसी वजह से कुछ पति दब नहीं पाते हैं, और जब दबते नहीं है तो फिर वो उनके ऊपर दबाने के लिए मुकदमा लगाया जाता है। उनको ये बताया जाता है कि तुमने हमारे साथ घरेलू हिंसा करी, तुमने हमसे दहेज मांगा, जो कि सब कुछ सब फॉल्स एलिगेशन होते हैं, झूठे मुकदमे होते हैं। और इस झूठ का साथ देती कौन है? एक महिला। और इस महिला झूठ का साथ देते देते उसको अंदर से पता है कि ये लड़ाई मेरी झूठी है,
लड़ाई ये है कि मुझे उस घर में मेरे अनुसार ना चलकर वो अपने अनुसार मुझे चलाना चाहते हैं, और यही वजह है जिस वजह से मैं उसको नीचे दबना नहीं चाहती हूँ, मैं उनके अनुसार चलना नहीं चाहती हूँ, और यही वजह है मेरे मुकदमा करने की, और कोई मुकदमा नहीं है। 99% आज के टाइम महिला जब मेडिसिन में जब जाती हैं और उनसे पूछा जाता है कि दहेज मांगा, तो वो कहती हैं सर दहेज की वाली बात नहीं है, अपने माता पिता की बात मानते हैं, अपने माता पिता की जैसे माँ कह देगी वैसे ही मानते हैं, मेरी बात नहीं मानते हैं। बस यहीं पर चीज़ आती है कि वो अपनी मनमानी करवानी चाहती है। उद्देश्य उसका क्या है कि मेरी मनमानी हो, बस जैसे मैं कहूँ वही सत्य है, वही चीज़ ठीक है, वहीं पर मोहर लगाकर आगे बढ़ा दी जाए और सब कुछ मेरे अनुसार किया जाए। तो ऐसी महिलाएं जो बेवजह की लड़ाई लड़ रही हैं ना, बेवजह अपने पति का और अपना जीवन समाप्त कर रखा है, इनको बोलते हैं मूर्ख महिलाएं, जो कि सिर्फ और सिर्फ बेफजूल लड़ाई लड़ रही हैं। इनका कोई उद्देश्य नहीं है, इनका सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन समाप्त करना है। और इस लड़ाई में देखो, आज आपको लग रहा है जितने भी पति हैं जो बेचारे पिस रहे हैं इस लड़ाई की वजह से बिना किसी गलती के, और पति तो चलो ठीक है, मैं कहता हूँ पति पत्नी का आपको लड़ाई झगड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ में उस लड़के के माता पिता हैं, उसके भाई बहन हैं, उन लोगों को भी बिना बात के पनिशमेंट मिल रहा है, दंड मिल रहा है। अगर वो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं किसी प्रकार से भाई बहन उसके, तो उनका नाम लिखवा दिया जाता है इस उद्देश्य से कि इनकी जिंदगी बर्बाद करनी है, और उसके पीछे कोई रास्ता नहीं होता। चलो सास ससुर ने दहेज मांग लिया, पति ने दहेज मांग लिया, तो क्या उसकी बहन जो उस घर में रहेगी ना, वो भी दहेज मांग रही है क्या? जो भाई उस घर में सिर्फ और सिर्फ एक हकदार हिस्सा है, लेकिन आपसे कोई संबंध नहीं है उसका, उसकी पत्नी आएगी वो अलग हो जाएगा, क्या उसने भी आपसे दहेज मांग लिया? एक दामाद, जो लड़की, अगर लड़की शादी हो गई है, शादी का दामाद मतलब बेटी का पति जो है उसका वो घर में आना जाना है, सिर्फ इसी वजह से उसका नाम लिखवा दिया। तो इन सब चीज़ों के पीछे जो है उन महिलाओं का मेन रोल रहता है, जो महिलाएं जिद्दी और मूर्ख होती हैं, जो जिसके साथ जीवन बिताना है उसी के ऊपर वो तमाम मुकदमे दर्ज करवाकर अपना नाम रोशन करती हैं, अपना सीना गर्व से उठाकर कोर्ट में घूमती हैं, चलती हैं कि भाई देखो हमने कितना अच्छा काम किया है, पूरा समाज हमारे ऊपर कहते हैं ना कि समाज हमारे ऊपर गर्व कर रहा है, भाई बेटी ने बहुत अच्छा काम किया, अपने पति और ससुरालों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है, देखो कितना अच्छा काम किया है इसने समाज में हमारी नाक ऊंची कर दी है। ऐसे तमाम उसको ऊपर टिप्पणी की जाती हैं। और बहरहाल एक अभी मैं कल की बात कर रहा हूँ, कमेंट मेरे पास आया था कि लड़की कह रही थी कि सर आप पति के लिए बताती हो कि पति दहेज नहीं मांगते हैं, मारते नहीं पीटते नहीं हैं। अरे दो शब्द पतियों के लिए बोलो, हमारी ज़िंदगी उसने ख़राब कर रखी है, हमारे लिए भी तो बोलो। तो उसके नीचे एक कमेंट आया कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर रखी, चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन उस लड़के की भी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, उसको कौन सा राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया कि भाई तुमने तुम्हारे ऊपर मुकदमे हो गए तमाम। तो ये सब चीज़ें, अगर पति पत्नी का विवाद है ना, तो दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं। अगर आप ये सोचते हैं महिलाएं कि भाई मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मुझे ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो पति को भी कोई राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिल रहा है, ज़िंदगी उसकी भी बर्बाद है, उसकी भी खराब है। जीवन साथ रहने से चलता है, अलग अलग रहने से नहीं, मुकदमाबाजी करने से नहीं। तो ये सब चीज़ें अब हालांकि मैं किसी टॉपिक पे भटक गया हूँ, उन सब चीज़ों के रास्ते में आते हैं कि जो मुकदमा आपके ऊपर कर दिए हैं, इन सब में जीत आप ही की होनी है। वो कैसे होनी है आपको बताता हूँ। देखिए, मीडिएशन का अगर बात करें, मेंटेनेंस के 498 है और घरेलू हिंसा, ये 3 मुकदमे आपके ऊपर होते हैं। इन 3 मुकदमों के ऊपर जो है जब बात आती है तो मेंटेनेंस का मुकदमा, चलिए मेंटेनेंस में कहता हूँ पूरा टोटल पत्नी के फेवर में आते हैं, आपके फेवर में कुछ नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं लेकिन फिर भी मान लेते हैं। मेंटेनेंस बन गया, आपने मेंटेनेंस को देना शुरू कर दिया, आपने अगर सही एडवोकेट पकड़ लिया तो कहीं ना कहीं उसकी अपील कर देंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हो सकता है वहाँ स्टे हो जाए, रुक जाए, या फिर नहीं है तो और प्रक्रिया के द्वारा कहीं ना कहीं आपने दिया, कहीं नहीं दिया, आपके पास कहीं प्रॉपर्टी नहीं की संपत्ति नहीं है, कहीं कभी आप कमा रहे हैं कभी नहीं कमा रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत हर्डल्स और मतलब हैसल भरी लाइफ के द्वारा वो लड़की भी गुजरेगी और तुम भी गुजरोगे इस चीज़ के कि कहीं नहीं दे रहे तो वो शिकायत करेगी, और वो तुम दोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बुरा लगेगा। तो ये सब चीज़ें होते इसमें कई साल बीत जाएंगे, 5-6 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, बहुत से लोगों को 10 साल, 15 साल बीत जाते हैं। ये एक मेंटेनेंस की प्रक्रिया बता रहा हूँ आपके लिए। मैं सब कुछ पत्नी के फेवर में बता रहा हूँ, मैं मतलब महिला जिस तरह कानून है बनाएगा उसी फेवर में बताते चले आ रहा हूँ। समझिए, 12 DB घरेलू हिंसा में अब हो गया। घरेलू हिंसा में क्या हो गया, बस आप घर में रहने का अधिकार मिल गया। लड़का नहीं रख रहा है तो क्या जबरदस्ती थोड़ा ना कानून रख देगी, कानून के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि भाई जबरदस्ती आप घुस जाओ उस घर में। या फिर मेंटेनेंस वाली बात है तो मेंटेनेंस 125 CRPC में पा ही रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, या फिर आपके फेवर में हो गया है, तब भी आप कहीं ना कहीं दोनों में क्लैशिंग आ जाएगी और तो कहीं ना कहीं वो हाई कोर्ट में आप जाओगे तो कहीं ना कहीं स्टे भी हो जाएगा उसको।
ये चीज़ें हैं। अब रही बात 498 की, 498 में 99% प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि भाई दहेज आपसे मांगा, और अगर प्रूफ कर भी दिया आपने, कहीं ना कहीं हो भी गया, या किसी प्रकार से कोर्ट में आपने मतलब वो लोअर कोर्ट ने विवेक नहीं लगाते हुए सज़ा कर भी दिया आपको, तो मैक्सिमम सज़ा 3 साल है, और 3 साल होती नहीं है, कम से कम 2 साल या 1 साल मान लीजिए हो जाती है। उसके बाद आप उसकी अपील कर देंगे हाई कोर्ट में, वहाँ कंप्लीटली स्टे हो गया, बात वहाँ खत्म हो गई। यानी कि तीनों मुकदमे में आप क्या हुआ, और इस जो मैंने आपको कुछ सेकंड से कुछ मिनटों में आपको पूरी कहानी बता दी, इस कहानी के लिए आपको कम से कम 10 से 15 साल बिता देने हैं। एक आपकी जो भरी जवानी थी, 15 साल पहले आप बस 20-25 साल के थे जब आपने शादी करी, 15 साल बाद आप 40 साल के हो गए, ठीक है, और 40 साल के बाद आपकी जो जवानी का समय था, जो एक दूसरे के साथ गोल्डन टाइम था, पीरियड था, जो आपको एक दूसरे के साथ प्रेम से निभाने थे, वो आपने सब खा गए, दीमक लग गई तुम्हारे उस रिश्ते को, ये रिश्ता पूरा तबाह हो गया, ख़त्म हो गया। इसमें आपने पैसा जितना बर्बाद किया, पता नहीं कितना बर्बाद किया, वो सब वापस आ सकता है आपका, आज नहीं है कल कमाओगे वापस आ जाएगा। आपने अपना मेंटल हरासमेंट किया या फिर मेंटल स्थिति खराब कर ली, वो सब चीज़ें आज ना तो कल, जब चीज़ें इन सब चीज़ों से निकल जाओगे तो वो चीज़ें भी रिवोक हो जाएंगी, समाप्त होते होते बच जाएंगी, और वापस वही चीज़ें परिस्थिति आपकी आ जाएगी। यानी कि आप में अपमान झेला, तो कहीं ना कहीं अपमानित व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता है। जब उसे बार बार जगह अपमान मिलता है, ठेस पहुंचती है, ठोकरें लगती हैं, तो वो ठोकरों से कुछ ना कुछ सीखता है, और वो बार बार अपने व्यक्तित्व को इतना निखार लेता है कि उसी चीज़ को वो ताकत बन जाती है वही चीज़। और ये चीज़ें लगातार जब होती जाती हैं तो उस व्यक्ति को फिर आदत बन जाती है कि भाई ये ही जीवन है। आप सोचें कि भाई मेरा कोई अपमान ना हो, बेइज्जती ना हो मेरी, नहीं, उस अपमान के बाद ही आपका सम्मान होता है। ये सब चीज़ें हैं। अब इतना होते होते आपने 15 साल 20 साल बिता दिए, सोच कर देखिए, आपने अपने जीवन ख़त्म कर लिया। आपने अपना जीवन, जो शादी का जीवन था, शादी का माहौल था, शादी का समय था, वो समय आपने ख़त्म कर लिया। अब आज पत्नी जो है वो सिर्फ मायके की होकर रह गई है, आपने रिश्ता खो दिया। 15 साल 20 साल आपने लड़ा लिए, रिश्ता तो आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया वो। अब आगे की परिस्थिति क्या है, आगे में अब पत्नी जो है वो अपने मायके में रह रही है, उससे कोई शादी नहीं करने वाला। कहते हैं जैसे लड़की जो है मायके में जाकर फिर वो डस्टबिन बन जाती है, सिर्फ उसको समझ लीजिए बात में, मैं कहना नहीं चाहूँगा आपके लिए। अब वो लड़की मायके में रह रही है पूरा जीवन, अब यथास्थिति पूरी मायके में ही रहेगी। अब लड़का बचा, हो सकता है उसको कोई ना कोई जीवन साथी मिल जाए, या ना मिलेगा तो वो इस तरीके से भी जीवन बिता देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर और नहीं तो 99% उसको कहीं ना कहीं जीवन साथी मिल ही जाता है, क्योंकि बुराई के बाद अच्छाई आना ये प्रकृति का नियम है। अब यहाँ पर आपने क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जीत, जब आपको कोई जीवन साथी मिल जाएगा, कहीं ना कहीं फिर आप भटकते लुढ़कते कहीं ना कहीं सेट हो ही जाएंगे, और जैसे ही आप सेट हो जाएंगे आपका जीवन ठीक हो जाएगा, आगे परिस्थिति आपकी ठीक हो जाएगी। यानी कहीं ना कहीं जीवन आपका ठीक हो गया और जीत आपकी हो गई। आपने कितना भी लड़ा, बुराई से लड़ा, अच्छाई से लड़ा, ठोकरें खाई, बेइज्जती हुई आपकी, अपमान हुआ, जलील हुए, पैसा खर्च हुआ, सब कुछ खत्म हो गया आपका, लेकिन कहीं ना कहीं आप गिरते गिरते भी संभल गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपने जीवन से, लड़ाई से हारिए मत, आप अपने जीवन को लड़ना समझिए, और जब लड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको जीत 101% जीत आप ही की होगी। इसीलिए कहता हूँ इस लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ आप रिश्ता खोगे, बाकी कुछ नहीं होगा, सब कुछ वापस आ जाएगा। आप रिश्ता खो दोगे, आपके जीवन का जो समय था वो निकल जाएगा, वो वापस नहीं ला सकते। पैसा गया, वापस आ जाएगा, वो आज न तो कल कमा लोगे अच्छे से, वो वापस आ जाएगा। और जो आपका जीवन चला गया, जीवन का समय चला गया, आपका रिश्ता चला गया, बस यही चीज़ें हैं जो वापस नहीं ला सकते। और एक बार मुकदमाबाजी होने के बाद दोनों पक्ष का, पति हो या पत्नी हो, दोनों पक्ष का विश्वास खत्म हो जाता है, और इस विश्वास का ही नाम रिश्ता है। जब विश्वास खत्म तो रिश्ता भी खत्म। दी एंड।